हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम करेंगे सीटेट में आने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा मडगांव से नागरकोइल, कोई जगह है मडगांव और नागरकोइल, दोनों के बीच की दूरी क्या दिया हुआ है? लगभग कितना है? 1134 किलोमीटर है। यदि इस दूरी को रेलगाड़ी 21 घंटे में तय करती है, कोई रेलगाड़ी इस दूरी को 1134 किलोमीटर को 21 घंटे में तय करती है, तो इन दोनों शहरों के रेलवे स्टेशन के बीच रेलगाड़ी की औसत चाल, पूछ रहा है कि रेलगाड़ी की औसत चाल क्या होगी, लेकिन हमसे ये पूछ रहा है कि मीटर प्रति सेकंड में, क्योंकि हमको तो ये दे रखा है, डिस्टेंस किलोमीटर में दे रखा है और टाइम आवर में दे रखा है, लेकिन हमसे आंसर पूछा है क्या? मीटर प्रति सेकंड में। तो चलिए सवाल को करते हैं। क्या कहा है कि दोनों शहर के बीच की दूरी, मडगांव से नागरकोइल के बीच की दूरी कितना है? टोटल दूरी, कुल दूरी कितना है? 1134 किलोमीटर। टोटल टाइम लग रहा है 21 आवर। ठीक है, हमको पता है कि औसत चाल क्या होता है? डिस्टेंस बट्टे टाइम होता है, तो डिस्टेंस 1134 किलोमीटर रख दिए। 1134 किलोमीटर मेरा डिस्टेंस हो गया और टाइम क्या हो गया? 21 आवर, तो यहाँ मैं 21 आवर लिख दिए। अब क्या किया हम? 21 से जब कटाएंगे 1134 को, तो 54 मरते हुए कटेगा। कितना मरते हुए कटेगा? 54 मरते। तो औसत चाल क्या आ गया? 54 किलोमीटर पर आवर। 54 किलोमीटर पर आवर आ गया। लेकिन हमको मीटर पर सेकंड में करना है, तो क्या करेंगे हम उसको? जब भी आपको किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो, तो क्या करना? आप सिंपली 5/18 से गुना कर देना। अब 5/18 से हम जब गुना किए हैं, तो ये 18 से ये 18 का 18 36, 18 या 54, 3 मरतबे कट गया ये 54। अब ये 5 को अगर 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 या 15, तो 15 मीटर पर सेकंड इसका आंसर होगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि कोई छात्र ए पर है और बी पर पहुंचना चाहता है। ए पर खड़ा है, बी पर पहुंचना चाहता है। इसके लिए पहले ओ पर जाता है, और ओ पे जो जाता है ना, ओ जो ए के ठीक उत्तर में 90 मीटर दूरी पर है। ओ जो है ए के 90 मीटर दूरी पे है, ठीक उत्तर में है। और फिर ओ से बी पर ठीक पश्चिम दिशा में 120 मीटर की दूरी तय करने पहुंचता है। ठीक है, ए बी से कम दूरी, मतलब ए और बी के बीच में कम से कम दूरी क्या होगी? और पूछा क्या? बी के सापेक्ष ए की दिशा क्या होगी? तो इसको हम डायग्राम बना के चुटकी में उड़ा सकते हैं। हमसे क्या कहा दोस्त? अभी क्वेश्चन में क्या कह रहा था हमसे कि ए जो है ना, ए पे खड़ा है। ठीक है, ए को पहले जाना था कहाँ? बी के पास। तो वो कैसे जा रहा है? पहले ओ के पास जाता है, यानी कि उत्तर दिशा में कितना चल रहा है? 90 मीटर। उत्तर दिशा में कितना चला? ए से ओ जाने में ये उत्तर दिशा में कितना चला? 90 मीटर। फिर वहां से वो पश्चिम दिशा में कितना चलता है? 120 मीटर। ओ से कहाँ से चलता है? बी की तरफ, यानी पश्चिम दिशा में चलता है 120 मीटर। तो कह रहा है कि ए और बी का न्यूनतम दूरी बताइए। तो न्यूनतम दूरी कैसे निकाल सकते हैं हम? एक फॉर्मूला है पाइथागोरस थ्योरम का। क्या होता है कि एच स्क्वायर बराबर क्या होता है? एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हमको एच निकालना है। पी और बी पता है, ये पी हो गया, ये बी हो गया, या ये बी हो गया, ये पी हो गया। तो हमको पता है कि एच स्क्वायर की जगह में क्या लिख दिए हम? ए बी लिख दिए, ए बी का स्क्वायर हो गया। और पी की जगह में क्या लिख दिए हम? ओ ए लिख दिए, ओ ए का स्क्वायर हो गया। और बी की जगह क्या लिख दिए? ओ बी का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब ए ओ कितना है मेरा? 90 है, तो 90 का स्क्वायर कर दिए यहाँ पे। और क्या कहते हैं? ओ बी कितना है? 120 है, तो 120 का स्क्वायर कर दिए। 90 का स्क्वायर 8100 हो गया, और इसका 120 का स्क्वायर कैसे करेंगे? स्क्वायर करने के लिए सिंपल देखिए, जीरो को भूल जाइए। यहाँ स्क्वायर करना है, यानी 2 जीरो लास्ट में लगा दीजिएगा। 9 9 81 लिख दीजिए, और यहाँ पे जितना जीरो है ऊपर स्क्वायर है तो उसका दोगुना लिख दीजिए, तो 81 हो गया। 12 12 44 से 44 लिख दिए, 144 लिख दिया। और लास्ट में एक जीरो है, तो ये जीरो यहाँ 2 स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ 2 जीरो लगा देंगे। आगे देखते हैं क्या किया है। अब देखिए, इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 22,500 मीटर आ जाएगा। ठीक है, ए बी स्क्वायर बराबर क्या आ गया? 22,500 मीटर आ गया। ये रूट जब स्क्वायर जब यहाँ से हटेगा तो इस पर क्या आ जाएगा? रूट आ जाएगा। अब 22,500 को क्या लिख सकते हैं हम? 225 गुना 100 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 225 का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। और 100 का स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा।
तो दोनों मल्टीप्लाई हुआ तो 150 मीटर न्यूनतम दूरी आ गया। यानी कि 150 किस में है, दो ऑप्शन में। अब डायरेक्शन देख लेते हैं, डायरेक्शन को देखने के बाद हम चलेंगे आंसर पे। हमसे पूछ रहा है कि बी के सापेक्ष ए की दिशा, बी के सापेक्ष ए की दिशा किधर है, बी के सापेक्ष ए की दिशा, यानी बी के सापेक्ष ए की दिशा। तो ये देखिए ये क्या हो गया, इधर हो गया ईस्ट और इधर क्या हो गया साउथ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा दक्षिण पूर्व, ये क्या हो गया दक्षिण और इधर हो गया पूर्व। बी के सापेक्ष ए कहाँ खड़ा है, दक्षिण पूर्व में खड़ा है। तो ये ऑप्शन किस में है, ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। देखिए स्लोथ के बारे में मैं पीडीएफ में अटैच कर रखा हूँ, पूरा डिटेल में आप पढ़ सकते हो जाकर के। बेसिकली देखिए स्लोथ के बारे में क्या बोला है कि में से स्लोथ के बारे में सही कथन चुनिए। तो स्लोथ क्या है ना, ये लगभग 40 वर्ष जीते हैं और ये लगभग 17 घंटे दिन में क्या होता है ना, ये 24 घंटे में 17 घंटे सो के ही बिताता है। सोचिए कितना मस्ती में जिंदगी काट रहा है। वृक्षों की शाखाओं पर उल्टे सिर लटक कर मस्ती से सोता है। तो ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। इसके बारे में अगर डिटेल पढ़ना है तो पीडीएफ आप ले सकते हैं अपना कल से, टेलीग्राम में सर्च कीजिए APNA अपना, और हिंदी में सर्च कीजिएगा क और ल। तो अपना कल में जाकर के इसका पीडीएफ ले सकते हैं, जिसके बारे में आपको स्लोथ का डिटेल पता चल सकता है, इसी पीडीएफ में अटैच है। सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं, ऊन के उष्मारोधी होने का कारण है। भाई साहब ऊन उष्मारोधी इसलिए, उष्मारोधी मतलब क्या हो गया, जो गर्मी को रोके, उष्मा मतलब गर्मी और रोधी मतलब रोकने वाला। बात यह है ऊनी रेशों के बीच वायु फंसी रह जाती है। ऊनी रेशों क्या होता है, उसके बीच में क्या होता है फोकला होता है, तो उसके बीच में वायु क्या होता है ट्रैप रहता है, फंसा हुआ रहता है। एवं वायु उष्मा का क्या है, उष्मारोधी है, कुचालक है। तो ना ही वो अंदर का हीट को बाहर जाने देगा, ना बाहर के टेम्परेचर को अंदर आने देगा। इसलिए क्या होता है ना कि बॉडी क्या होता है गर्म रहता है। सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। ये क्वेश्चन आता ही आता, देखिए कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक में छपे गोलकोंडा, ठीक है, गोलकोंडा के बारे में बोला है। गोलकोंडा का किला के मानचित्र में 1 सेंटीमीटर किसके बराबर है, 110 मीटर के बराबर है। 1 सेंटीमीटर 110 मीटर के बराबर है। इस मानचित्र में फतेह दरवाजा और बंजारा दरवाजा के बीच की दूरी कितना, 14.2 सेंटीमीटर है। तो जमीन पर इन दोनों दरवाजों के बीच कम से कम दूरी होगी। देखिए एक हम कोई पैमाना नाप रहे हैं, अब 100 किलोमीटर यहाँ पे हम दिखा तो नहीं सकते हैं पेपर में, लेकिन अगर हम ये मान ले कि 1 सेंटीमीटर बराबर 100 किलोमीटर, तो अगर 1 सेंटीमीटर हम दर्शा दिए तो क्या हो गया 100 किलोमीटर हो गया। उसी का यहाँ पे यूज कर रहा है। चलिए सॉल्व करते हैं। मानचित्र में क्या दिया हुआ है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर है, ऐसा हम मान चुके हैं पैमाना। अब हमको कह रहा है कि 14.2 सेंटीमीटर बराबर कितना होगा। तो हम क्या किए, लगे हाथ 1 सेंटीमीटर में मल्टीप्लाई कर दिए 14.2 से। बोलिएगा काहे किए सर, ये करने से ये हुआ कि ये 1 सेंटीमीटर किस में कन्वर्ट हो गया, 14.2 सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया। और यहाँ 110 मीटर जो था उसमें भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब लेफ्ट साइड में हम किए हैं मल्टीप्लाई, तो राइट साइड में भी करेंगे क्योंकि बीच में इक्वल है। तो यहाँ भी 14.2 से मल्टीप्लाई कर दिए। ये पॉइंट उड़ा तो नीचे क्या आ गया 10 आ गया। 10 का ये जीरो खत्म, ये जीरो खत्म। 11 से मल्टीप्लाई 142 को करेंगे तो आएगा 1562 मीटर। लेकिन हमारा आंसर क्या है ना दोस्त, हमारा आंसर मीटर में नहीं है, हमारा आंसर किलोमीटर में है। तो क्या करेंगे हम कि ये जो इतना मीटर आया है इसको डिवाइड कर देंगे 1000 से, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया किलोमीटर में। तो 3 गो लड्डू है, 3 गो जीरो है, तो 3 अंक के बाद यहाँ पे हम लगा देंगे 1.562 किलोमीटर। ऑप्शन सी इज आवर राइट आंसर। ऑप्शन सी देखिए कहाँ पे है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नक्शा से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। देखिए क्या कह रहा है, तीनों राज्यों का ऐसा समूह जिनके किसी किनारे पर अरब सागर हैं। भाई साहब अरब सागर से जुड़ा हुआ, देखिए कौन सा राज्य हो सकता है, इसको नक्शा से दिखा देते हैं आपको। जब आप पहला ही ऑप्शन देखेंगे केरल कर्नाटक महाराष्ट्र, देखिए ये इधर अरब सागर हो गया, इधर बे ऑफ बंगाल हो गया, बे ऑफ बंगाल इधर अरब सागर। देखिए पहला ऑप्शन देखेंगे केरला, हाँ बिल्कुल है। दूसरा कह रहा है कि कर्नाटक, कर्नाटक भी है। तीसरा महाराष्ट्र। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए विल बी आवर करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए ही राइट आंसर हो जाएगा। एक ऐसा नाच जिसमें जमीन पर बांस की डंडी लेकर दो दो लोगों की जोड़ी आमने सामने बैठती है, ढोल की ताल पर डंडियों को जमीन पर पीटते हैं तथा ताल के अनुसार डंडियों के बीच लोग एक कतार में खड़े होकर कूदते हैं और नाचते हैं।
इस नाच का नाम तथा उस राज्य का नाम जहाँ के लोग इसे नाचते हैं क्रमशः क्या है? भाई साहब नाच क्या हो जाएगा? चेराऊ नाच है और ये कहाँ किया जाता है? ये राज्य है मिजोरम। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। संसार की 5वीं और भारत की पहली ऐसी महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर कदम रखा का नाम है? संसार की क्या हो जाएगी? क्या है? 5वीं और भारत की पहली, यह बछेंद्री पाल। कह रहा कि प्रसिद्ध भारतीय त्योहारों, भारत का प्रसिद्ध त्योहार है होली और दिवाली, नो डाउट, के विषय में नीचे दिए गए कथनों में से सही कथन चुनिए। देखिए दिवाली जो है ना, दिवाली दीप का पर्व है, यानी कि अंधेरा में उजाला। तो दिवाली कब मनाया जाता है? अमावस्या में, अंधेरा को मिटाने के लिए। तथा होली कब मनाया जाता है? पूर्णिमा को मनाई जाती है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। रेगिस्तानी ओक के बारे में जानना है तो पीडीएफ मैंने अटैच कर दिया, आप देख सकते हैं अपना कल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके। यहाँ पे मैं बता देता हूँ मोटा मोटा आंसर क्या होने वाला है। देखिए कह रहा है कि रेगिस्तानी ओक के बारे में, यह वृक्ष लगभग किसी समान कक्षा के कमरे की दीवार की ऊंचाई तक बढ़ता है। बिल्कुल सही बात है, कक्षा का समान, किसी सामान्य कक्षा के दीवार की ऊंचाई तक बढ़ता है, ये सही बात है। यह वृक्ष अबू धाबी में पाया जाता है? नहीं, ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। इस वृक्ष के तने में जल एकत्र होता है और स्थानीय लोग को जब आवश्यकता होती है तो पाइप से निकालकर पीते हैं। बिल्कुल सही बात है, ये भी बिल्कुल सही बात है। आगे देखिए क्या कहा है, आगे कहा है डी में कि इस वृक्ष की जड़ें वृक्ष की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी गहराई तक जमीन में भीतर जाती है जब तक जल तक ना पहुंच जाए। बिल्कुल सही बात है, डी भी सही है, डी भी सही है। अब आते हैं, इस वृक्ष की बहुत सी शाखाएं होती है जिन पर घने पत्ते लगे होते हैं? नहीं, बहुत सी शाखाएं नहीं होती है, ना ही इस पर घने पत्ते लगे होते हैं। तो कौन सा हो जाएगा? ए सी डी। देखिए किस कहाँ है? ए सी डी ऑप्शन ए में है, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। हमारे देश में ऐसे गांव हैं जहां के ग्रामवासी अत्यधिक वर्षा होने के कारण अपने घरों को बांस के खंभों पर जमीन से लगभग 10 से 12 फीट ऊपर, या फिर मीटर में कहे तो 3 से 3.5 मीटर ऊंचाई पर बनाते हैं। इन घरों को अंदर से लकड़ी का ही बनाया जाता है। ये गांव कहाँ होना चाहिए? लकड़ी का इसलिए बनाया जाता है दोस्त, अगर ईटा पत्थर का बनाएगा तो भारी हो जाएगा, बांस सह नहीं पाएगा, तो इसलिए लकड़ी का बनाया जाता है। ये असम में होता है क्योंकि वहाँ भारी वर्षा होती है, तो वर्षा होती है तो बांस का बना हुआ है तो पानी अंदर से चला जाता है। वहाँ का छत ढालू बनाया जाता है ताकि जब बारिश होता है ना तो पानी क्या होता है ना, छत से गिर जाता है। नीचे दिए गए हमारे देश के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के अधिकांश समान लोगों को नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपिओका खाना सबसे अच्छा लगता है? भाई जहां टेपिओका आ जाए केरल टिक करके क्या कीजिएगा? आंसर आगे बढ़ जाइएगा। देखिए मधुमक्खी पालन से रिलेटेड मैं कुछ बात बताता हूँ, आगे क्वेश्चन आएगा। देखिए बिहार के मुजफ्फरपुर में क्या होता है? बोचहा गाँव है जहाँ पे क्या होता है? मधुमक्खी पालन होता है। बिहार के मुजफ्फरपुर जिला के बोचहा गांव में, ठीक है। लीची के फूल, आइए यहाँ पे देखते हैं, अक्टूबर से दिसंबर, पॉइंट सब देखते रहिए। यहाँ पे लीची के फूल और अक्टूबर से दिसंबर खेती होती है। मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहते हैं। आगे देखिए लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं। एक रानी अंडे देती है, मधुमक्खी के बारे में बता रहा है कि एक रानी अंडे देती है, नर कोई काम नहीं करता है, और अगर वो आपको काटता है मधुमक्खी तो वो क्या इंजेक्ट करता है? फॉर्मिक अम्ल इंजेक्ट करता है। अभी मैंने बहुत सारा पॉइंट बताया, यहाँ सिंपल सा पॉइंट पूछा है कि मधुमक्खी पालने की प्रक्रिया शुरू करने का सर्वोत्तम समय कौन सा है? तो अक्टूबर से दिसंबर। हालांकि मैंने इसका पूरा कुंडली ही आपको बता दिया। मानव पोषण के संदर्भ में स्वांगीकरण का अर्थ क्या है? स्वांगीकरण मतलब अपने अंदर उसको डाल के यूज करना। देखिए क्या हो जाएगा? पचा हुआ पदार्थ शरीर में जटिल पदार्थों को बनाने में उपयोग होना। पचा हुआ पदार्थ हम कुछ खाए, ठीक है, वो पच गया, उसका प्रयोग किस में हो रहा है? हमारे बॉडी बिल्डिंग में, हमारे बॉडी को बनाने के लिए। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, पचा हुआ पदार्थ शरीर में जटिल पदार्थों को बनाने में उपयोग होना क्या कहलाता है? स्वांगीकरण कहलाता है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन। देखिए उस खेत की मृदा के विषय में विचार कीजिए जिसमें कोई किसान रासायनिक उर्वरक और पीड़क नाशियों का अधिकाधिक उपयोग करके अपने खेतों के बार बार धान की फसल उगा रहा है। बार बार क्या कर रहा है? एक तो उर्वरक यूज कर रहा है, रासायनिक उर्वरक, और कीटनाशी जो होता है ना उसका यूज कर रहा है, और बार बार धान का ही फसल उगा रहा है। तो आपके विचार से उसके इस व्यवहार से क्या होना चाहिए? उसके इस व्यवहार से बस यही होगा कि खेत उसका क्या हो जाएगा? कुछ समय पश्चात उसका खेत क्या हो जाएगा? बंजर हो जाएगा। कुछ समय पश्चात उसका खेत बंजर हो जाएगा। ऑप्शन डी। पर्यावरण अध्ययन में गिरी
अधिविन्यास का उद्देश्य है, पर्यावरण अध्ययन में गृह अधिविन्यास का उद्देश्य बस यही है कि सीखने का विस्तार। ऑप्शन डी। शीला ने कक्षा 3 के विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए उपकरण क्या चुना? उपप्रकरण क्या चुना है? पशु लिया है। ठीक है। निम्न में से कौन से प्रकरण उनके अधिगम के विस्तार के लिए लाभदायी होंगे? प्राणी उद्यान में, सी ऑप्शन को देखिए कितना बढ़िया है, प्राणी उद्यान में पशुओं और जानवरों को देखना। जब वो पशु और जानवर को देखेगा तो उसके बारे में क्या होगा? उसको ज्ञान होगा। तो सबसे अच्छा ऑप्शन सी है। जल से संबंधित त्योहारों और समुदायों द्वारा मनाने को ज्ञात करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त युक्ति कौन सी है? जल से संबंधित त्योहार जितने भी होते हैं को समुदाय द्वारा मनाने को ज्ञात करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त युक्ति क्या हो सकता है? सहपाठी द्वारा सीखना। ये सब बकवास वाली बात है। देखिए ऑप्शन सी देखिए, परिवार और समुदाय में लोगों से बातचीत करना। जब उससे हम बातचीत करेंगे, जब उससे हम जानेंगे चीज़ों को, तो हमें वास्तविक ज्ञान होगी और क्या होगा? उसमें इम्प्रूवमेंट आएगा। कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन की कोई पाठ्य पुस्तकें क्यों नहीं है? आप लोग भी पढ़े होंगे, देखे होंगे कि वहाँ कोई पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक नहीं होती है। भाई साहब इसका सिंपल सा मतलब है, इसलिए नहीं होती है क्योंकि पर्यावरण अध्ययन जो है ना, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित संकल्पनाएं, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित जितने भी कंसेप्ट होते हैं ना, और कौशल, भाषा, दो ही चीज़ से, जितने भी उसके संकल्पनाएं हैं और कौशल है, उसको दो चीज़ से समझाया जाता है। पहला किसी से, भाषा से, और दूसरा किससे? गणित के द्वारा ही सिखा दिया जाता है। मतलब उससे पर्यावरण अध्ययन से संबंधित संकल्पनाएं और कौशल भाषा तथा गणित के द्वारा ही सिखा दिया जाता है। तो इसलिए अलग से कोई ईवीएस का बुक नहीं होता है। निम्न में से कौन सा सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण का उदाहरण है? समुदाय। सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण का उदाहरण कौन है? समुदाय हो जाएगा इसका आंसर। पर्यावरण अध्ययन की संकल्पनाओं को प्राथमिक स्तर पर प्रस्तुत करने का उपागम ऐसा है कि विद्यार्थियों को भोजन, आश्रय इत्यादि के विषय में ज्ञात करने के लिए अपने परिवार और समुदाय के सदस्यों से परामर्श लेना पड़ता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण बस यही है। इसका कारण है कि ऑप्शन सी को देखिए, अधिगम का प्राथमिक स्रोत विद्यार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है। अधिगम का जो प्राथमिक स्रोत है कौन है? हम लोग का, हमारा समाज है, हमारा संस्कृति है। तो ऑप्शन सी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा कि अधिगम का प्राथमिक स्रोत विद्यार्थियों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है। इसलिए हम बार बार जाकर के अपने परिवार और समुदाय से क्या लेते हैं? परामर्श लेते हैं कि हम ये काम करियो कि नहीं करियो। संज्ञात्मक बाधित विद्यार्थियों को पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त होगी? देखिए जो संज्ञानात्मक थोड़ा सा उसका संज्ञान थोड़ा सा बाधित है, ऐसे विद्यार्थियों को पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की कौन सी युक्ति सबसे क्या होगा? सर्वाधिक उपयुक्त होगी। देखिए कार्यों को भागों में बांटे। बड़े बड़े काम को, जैसे आपने बड़ा अगर गोल लिया लाइफ में, तो उसको छोटे छोटे भागों में बांट दे। पृथक रूप से, मतलब अलग रूप से भागों को पूरा करें। समझिए जैसे कि आपको बहुत कुछ करना है लाइफ में, तो क्या कीजिए कि अपने गोल को छोटे छोटे रूप में बांट दीजिए, फिर छोटे छोटे चीज़ को कवर कीजिए। जैसे आपको साइंस पढ़ना है, तो साइंस में मान लीजिए 10 चैप्टर है, तो आप 10 चैप्टर को बांट दिए। अब एक एक करके एक एक चैप्टर पढ़ना शुरू कीजिए। तो कितना ही आप संज्ञात्मक बाधित हैं तो आप सफल हो जाएंगे। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। पाठ योजना में ईवीएस की विषय वस्तु के विश्लेषण हेतु निम्न में से कौन सा आवश्यक चरण है? देखिए ईवीएस की विषय वस्तु के विश्लेषण के बारे में पूछा है। देखिए संकल्पना मानचित्र बनाना ये एक बहुत ही अच्छा बात है। अगर आप संकल्पना मानचित्र बनाते हैं तो विषय वस्तु के विश्लेषण अपने आप हो जाएंगे। सतत एवं समग्र कंटिन्यूअस एंड कम्प्रेहेंसिव इवोल्यूशन जो पढ़े हैं सीसीई में, समग्र शब्द संबंधित है। समग्र मतलब होलिस्टिक, पूरा 360 डिग्री, समग्र विकास से। किससे? समग्र का संबंध किससे है? विकास से है दोस्तों। पर्यावरण अध्ययन के सीखने के आकलन का एक उदाहरण कौन सा है? भाई सीखने के क्या है? अध्ययन के सीखने के आकलन। तो क्या करेगा कि सीख सकता है? देखिए कार्यपत्रक के द्वारा, क्या है? कार्यपत्रक के द्वारा विद्यार्थियों का भारत के मानचित्र पर भारत के तटीय राज्यों को खोजना। इससे क्या होगा? उसको सीखने का उसको आकलन होगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। पर्यावरण अध्ययन में अनुभवात्मक, पर्यावरण अध्ययन में अनुभवात्मक किसके अकॉर्डिंग? एनएपी 2020 के अनुसार सीखने में वृद्धि के लिए शिक्षण शास्त्रीय अभ्यासों का चुनाव कीजिए। हमको क्या करना है कि पर्यावरण अध्ययन में अब अनुभवात्मक, एक्सपेरेंशियल सीखने में वृद्धि के लिए शिक्षण शास्त्र अभ्यासों का चुनाव कीजिए। पहला देखिए, पर्यावरण अध्ययन की चुनिंदा अवधारणाओं पर ध्यान केंद्रित करना। नहीं, चुनिंदा नहीं भाई,
पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कला का एकीकरण करना, बिल्कुल हम पर्यावरण अध्ययन में अगर कला को एकीकरण करते हैं तो अच्छी बात है। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कहानी कहने का एकीकरण करना, जहाँ पे आ जाए कला आ जाए कहानी आ जाए, आप वो सब आंसर क्या कीजिएगा, सही मान लीजिएगा। तो बी सी कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। एक प्राणी उद्यान में जाने पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों से प्राणी उद्यान के जानवरों की खाने की आदतों, उनके देश, बाहरी लक्षणों जैसे आकार, रंग, बाल इत्यादि को खोजने के लिए कहा। इस क्रियाकलाप के द्वारा वह किन प्रक्रिया कौशलों को विकसित कर सकती है? देखिए, ये इससे उसका क्या हो रहा है, अवलोकन भी हो रहा है, बच्चा अवलोकन भी कर पा रहा है, प्रश्न भी कर पा रहा है, संवेदनशीलता भी उसके अंदर आ रहा है और उसके अंदर संवाद भी वो कर पा रहे हैं। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। जब वो जाएगा तो उसको अवलोकन करने का मौका मिलेगा, प्रश्न करने का मौका मिलेगा, संवेदनशीलता उसके अंदर आएगी, संवाद करने का मौका मिलेगा। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का थीम कौन सा है? जल। पर्यावरण अध्ययन का थीम प्राथमिक स्तर पर क्या है? जल है। एक क्वेश्चन इस कंसेप्ट पे आता ही है, पर्यावरण अध्ययन के आकलन में एक शिक्षक कौन से उच्च स्तरीय चिंतन वाले प्रश्न का चुनाव करेंगे? कौन सा? देखिए, हम कौन सी 5 जड़ें खाते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। क्या होगा यदि पृथ्वी पर पेट्रोल और डीजल ना हो? ये देखिए, अगर इस पे हम बच्चों को सोचने के लिए कहते हैं तो वो पर्यावरण से कहीं ना कहीं रिलेटेड है। पर्यावरण अध्ययन के आकलन, वो आकलन करेगा कि नहीं होगा पेट्रोल डीजल तो क्या होगा। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। 8 विद्यार्थियों के 5 समूहों में से प्रत्येक समूह ने वन्य जीवों के संरक्षण के लिए लघु नाटिका प्रस्तुत की। वन्य जीवों के संरक्षण के लिए लघु नाटिका मतलब छोटा नाटक प्रस्तुत की। उनके पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं की समझ और सृजनात्मक अभिव्यक्ति का सर्वाधिक उपयुक्त आकलन किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? पर्यावरण अध्ययन संप्रत्ययों की प्रस्तुति करके। देखिए, ऑप्शन बी को पढ़िए आप ध्यान से। पर्यावरण अध्ययन संप्रत्ययों की प्रस्तुति करके एवं समझ के आकलन के लिए रूब्रिक्स का यूज करके। अगर हम समझ के आकलन के लिए रूब्रिक्स का यूज करते हैं तो भी क्या होगा कि हम अपने कार्य को कर पाएंगे, अपने अवधारणा को समझा पाएंगे। वीडियो के लास्ट में मैं कुछ कंसेप्चुअल बात है मैं बता देता हूँ आपको। ये सब बातें इन्फॉर्मेशन है रेगिस्तानी ओक के बारे में। ये कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में रेगिस्तान ओक पेड़ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसकी ऊंचाई कितना होता है? 11 से 12 फीट होता है। पत्तियां बहुत कम होती है, ध्यान में रखिएगा। जड़ जमीन के अंदर 250 से 300 फीट तक जाती है। जब तक पानी तक ना पहुंच जाए, पानी पेड़ के नीचे, पेड़ के तने में जमा होता रहता है। और इसका पॉइंट देख लीजिए क्या 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 रखा है इस बारे में। कह रहा है कि जब कभी इस इलाके में पानी की क्या है, पानी नहीं होता है या पानी कम पड़ जाती है तो लोग क्या करते हैं, इसके तने में पतला पाइप डालकर पानी निकालकर पीते हैं। यह हुआ रेगिस्तानी ओक के बारे में। दोस्तों, इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम में, क्या APNA अपना, और हिंदी में सर्च कीजिएगा कल। आपको इसका पीडीएफ एकदम मक्खन जैसे मिल जाएगा। और मेरे साथ बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। इसी के साथ बाय।